हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 20वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अर्जुन किस करते हुए उसके होठों को सक कर रहा था और फिर जोरों से बाइट करता है, जिससे मान्यता के होठ खुल जाते हैं। उससे उसके मुंह से एक आह निकल गई और इसी के साथ अर्जुन उसकी टंग के साथ खेलने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन मान्यता के होठों को छोड़कर उसके गर्दन क्लीवेज पर किस करने लगता है। वो उसके ड्रेस की स्ट्रिप को नीचे सरका कर उसके कंधों पर अपने होठ रखता है। मान्यता अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन आप ये। अर्जुन उसके इतना कहते ही उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करवा देता है और वो उसके सीने पर होठ रख उसे शक करने लगता है, जिसका एहसास पाकर मान्यता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अर्जुन उसके ड्रेस को निकाल कर साइड में फेंकता है और अपने कपड़ों को भी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और उनकी रूम की लाइट डिम थी। अर्जुन मान्यता की बॉडी पर अपने हाथों को चला रहा था, जिससे मान्यता की सांसें बढ़ती ही जा रही थी, जो अर्जुन के कंट्रोल खोने के लिए काफ़ी थी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो चुके थे। अचानक रूम में एक हल्की सी चीख गूंजती है, जिसके साथ मान्यता की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अर्जुन अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए मान्यता को किस किए ही जा रहा था। अर्जुन उसके होठों को सक कर रहा था, जो मान्यता की आहें निकलने के लिए काफ़ी थी। मान्यता की सिसकियां समय के साथ तेज होती ही जा रही थी। वहीं अर्जुन उसके कंधों पर होठ रख चुका था। मान्यता उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसके बालों से खेल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मान्यता अर्जुन के ऊपर मौजूद थी। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। अर्जुन ने मान्यता की कमर को कसकर थाम रखा था। वही मान्यता की अब सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी और वो सिसकियां ले रही थी। न जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहा। ये दोनों को ही पता नहीं चला कि उनके कमरे के बाहर कोई आग की लपटों में सुलग रहा है। अर्जुन मान्यता का यह रोमांटिक मोमेंट कितनी ही देर तक चलता रहा। करीब 2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब मान्यता की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सीने पर अर्जुन का चेहरा है और अर्जुन ने उसे कस के अपनी बाहों में थाम रखा है। मान्यता ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की गाल पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, अर्जुन अर्जुन उठो, हमें पार्टी में भी जाना है, नहीं तो बाबा गुस्सा करेंगे। उठ जाओ अर्जुन। अर्जुन अलसाई हुई आंखें खोलकर मान्यता को देखता है, फिर उसके सीने पे अपना चेहरा रख कर वापस से उसमें छुपाते हुए बोला, सोने दो ना यार, मैं बहुत थक गया हूँ अब। तब मान्यता ने उसके गाल पर मारते हुए कहा, अब थक गए हैं या आपने मुझे थका दिया है? अब उठिए, चलिए यहाँ से। अगर यह किसी और की पार्टी होती तो हम न जाते, लेकिन बाबा ने ये पार्टी हमारे लिए स्पेशली रखा है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अर्जुन चलो अब उठो। ऐसा कहते हुए मान्यता ने अर्जुन के चेहरे को अपने सीने से हटाकर पिलो पर रखा और खुद उठकर मान्यता सीधी बाथरूम में चली गई और उसने शावर लिया और बाथरूम पहनकर बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन अभी भी बेड पर सो रहा है। तो मान्यता ने उसके पास जाकर अपने भीगे होठों से अर्जुन के होठों पर किस करते हुए कहा, अर्जुन अब उठ भी जाओ ना, कितनी देर करोगे? मान्यता ने अभी बाथरूम पहना हुआ था और वह अर्जुन के पास जाकर उसके गाल पर थपथपाकर उसे उठा रही थी। तभी अर्जुन ने मान्यता का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। मान्यता सीधा अर्जुन से पीठ से जा टकराई और उसके होठ अर्जुन के कंधे पर छूने लगे। अर्जुन ने मान्यता के हाथ को पकड़कर अपने पेट के नीचे करते हुए उससे कहा, जान प्लीज़ सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है सच में। मैंने आज इतना मेहनत किया है, थोड़ी देर रेस्ट करना तो बनता है ना। अर्जुन की बात सुनकर मान्यता के गाल शर्म से लाल हो गए। वह मेहनत किस चीज़ पर कर रहा था वह मान्यता अच्छी तरह से समझ रही है। तभी उसने अर्जुन से अपने हाथ छुड़ाकर उसे कंधे पर मारते हुए कहा, अर्जुन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? कभी भी कुछ भी बोलने लगते हो, कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देते हो। अब उठो, अगर बाबा का फ़ोन आया ना तो मैं सीधा कहूँगी कि बाबा मैं अकेली ही आ रही हूँ, इनको छोड़कर फिर तुम करते रहना, बाबा से क्या कहोगे? इतना कहकर मान्यता एक झटके से अर्जुन के ऊपर से उठी और वह रेडी होने के लिए अपने कबर्ड
से कपड़े निकालने लगी। वहीं अर्जुन अपनी आंखें खोलकर मान्यता को देखने लगा कि वह उसे छोड़कर जाने के लिए पक्का इरादा कर चुकी है। तो अर्जुन उठा और इसके पीछे गया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए बोला, जान इस पार्टी में जाने की बात हो या इस खूबसूरत राहों में मुझे छोड़कर अकेले चलने की बात हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेले चलने नहीं दूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने मान्यता के दूसरे गाल पर भी किस किया और मान्यता की कमर से हाथ निकालकर अपने कपड़े कबर्ड से लेकर तुरंत बाथरूम में घुस गया और मान्यता बस उसे देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभी शाम का वक्त हो रहा था। रघुवंशी में अविका जी और दाई अम्मा वहाँ दोनों हाल में बैठे चाय पी रहे थे। रौनक जी उसके हस्बैंड अभी अपने कमरे में थी और निधि अभी तक वापस आई नहीं थी। तभी साइड स्टैंड पर रखा लैंड फोन रिंग करने लगा। दाई माँ ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। तभी उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैम साहब, एक सर आए हैं और वह कह रहे हैं कि वह बड़े साहब के पुराने दोस्त हैं और वह अर्जुन सर से मिलना चाहते हैं। दाई अम्मा ने अविका से कहा। अविका, अरुण का कोई पुराना दोस्त अर्जुन से मिलने आया है। अविका जी ने कहा, लेकिन जीजी अर्जुन तो है नहीं और उसने अभी तक वापस आने की कोई खबर भी नहीं दी है। फिर अविका जी ने कुछ सोचकर दाई अम्मा से कहा, जीजी आप उन्हें अंदर बुला ले। अर्जुन से ना सही हमसे तो मिल ही लेंगे। अरुण के दोस्त हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। अविका जी की बात सुनकर दाई अम्मा फ़ोन में गार्ड से कहा, उन्हें अंदर आने दो। इतना कहकर दाई अम्मा ने फ़ोन कट कर दिया। कुछ ही देर में मेंशन की डोर बजी तो दाई अम्मा ने जाकर डोर खोला तो सामने एक बहुत हैंडसम सा 40 से 50 साल की उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर बहुत ही दिलकश स्माइल बिखरी हुई थी और आंखों पर उसने नज़र का चश्मा लगाया हुआ था, जो उसके चेहरे की खूबसूरती और स्मार्टनेस को और भी बढ़ा रहा था। लेकिन वो कई हद तक ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही खड़ा हो। दाई अम्मा ने बड़ी इज्जत के साथ उस शख्स को घर के अंदर बुलाया और उन्हें लेकर हॉल में अविका जी के पास चली गई। अविका जी, जो अभी चाय का कप नीचे रखने के लिए अपना सर झुकाया था, जैसे ही उन्होंने दाई अम्मा के साथ 2 कदमों को और देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। लेकिन उस चेहरे को देखकर जो उस मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बिखरी थी, वो 1 मिनट में हवा की तरह गायब हो गई और वह हैरानी से आंखें बड़ी किए सामने खड़े शख्स को देख रही थी और उनका चेहरा पूरा पसीने से भीगने लगा। वहीं दूसरी तरफ जानकी जी के घर में जब से शहर ने तक्ष को देखा था और उसका पूरा नाम सुना था, तब से उसके दिल में बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मान्यता को फ़ोन करके उससे बात करना चाहा, लेकिन वह पूरी तरह से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि अर्जुन उसके साथ था और वह अपनी परेशानी उन दोनों से बात कर उनका हनीमून ख़राब नहीं करना चाहती थी। अभी वह बालकनी में खड़ी तक्ष के बारे में सोच ही रही थी कि जब अंगद ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तभी शहर ने अपने सर को अंगद के सीने पर रखते हुए कहा, अंगद, वह जो निधि के साथ थे वह तक्ष रंधावा उदयपुर के होने वाले हुक्मसार, अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या वह मुझे यहाँ से ले जाएंगे? तभी अंगद ने प्यार से शहर के सर को सहलाते हुए कहा, तुम इतनी परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारी परेशान होने से, तुम्हारे स्ट्रेस लेने से हमारे बच्चे को भी फ़र्क पड़ेगा। और रही बात तुम्हें वह तक्ष रंधावा अपने साथ लेकर जाएगा कि नहीं, ये वक्त की बात है। शहर, उससे पहले तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और वैसे भी यह राजगद्दी की बात है और जब तुम्हारे पास ना होने पर वह उस इंसान को आसानी से मिलती है, तो वह तुम्हें क्यों यहाँ से ले जाकर अपनी राजगद्दी में रोड़ा बनाएगा? मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए तुमने देखा, तुम्हें देखकर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वह तुम्हें जानते तक नहीं। तो फिर तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो मेरा सोना, मेरा बच्चा? इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अंगद ने अपना हाथ शहर की पेट पर रखते हुए कहा, उन लोगों पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दो, तुम्हें ज़्यादा बेटर फील होगा। शहर अंदर की अंगद की गेस्चर और उसकी केयरिंग देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कोई और था जिसके चेहरे की रंगत अब बदल चुकी थी।
उदयपुर के हुक्मशाह तक्ष रंधावा का नाम सुनकर, और यह कोई और नहीं बल्कि जानकी जी थी, जो अभी शहर और अंगद को डिनर के लिए बुलाने आई थी। जानकी जी जल्दी से शहर के कमरे से निकलकर बाहर चली गई और अपने मन में बोली, उदयपुर से तक्ष रंधावा शहर क्यों लेने जाएंगे? अगर वह शहर तक पहुँचे तो मुझ तक भी पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, वह मुझ तक नहीं पहुँच सकते। इतने साल तक वह मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो मैंने उन्हें बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अब वह मुझे ढूंढकर मेरी बसी बसाई ज़िंदगी, मेरी बच्ची उससे छीन नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में सरगिला होटल 698 फुट ऊंचा टावर, जो कांच से बना सुनहरा चमकता पिरामिड के आकार का है। यह पूरा होटल ही कांच का बना हुआ है, जिसमें नीचे फ्लोर पर भी कांच लगा हुआ है और उसके नीचे फर्श टैंक है, जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती है और उसमें छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं, जो वहाँ के लुक को काफ़ी डिसेंट दिखा रहे हैं। तभी वहाँ अर्जुन मान्यता का हाथ थामते हुए अंदर आता हुआ नजर आया, तो उसके बाबा जल्दी से जाकर उन दोनों का वेलकम करते हैं। वहीं उन दोनों के वहां आते ही पार्टी में शामिल सभी की नज़रें उन पर ठहर सी जाती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जच रहे थे। मेड फॉर ईच अदर। मान्यता ने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जिस पर आगे से उसके लेफ्ट लेग के पास कट थी, जिससे मान्यता की गोरी टांगे चलने की वजह से सामने नजर आ रही थी। वहीं अर्जुन ने मान्यता से मैचिंग शर्ट और ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, जिसमें उसकी गोरी रंगत और भी खिलकर निखर कर सामने आ रही थी। उसने एक हाथ में रोलेक्स वॉच और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा था और सीने पर एक रेशमी रुमाल का कटरिंग टुकड़ा लगा हुआ था। उन दोनों के पार्टी में आने से पार्टी में और भी रौनक बढ़ गई। अब तो पार्टी में 4 चांद लग गई और अर्जुन के साथ मान्यता को देखकर जानवी की तो जान ही जल गई। हेलो मिस्टर अर्जुन, काफ़ी अच्छे लग रहे और आपकी आंखों में ही आपकी वाइफ के लिए प्यार दिखता है। अर्जुन चेहरे पर स्माइल लिए एक नज़र मान्यता को देखता है, फिर अपने पार्टनर से कहता है, क्यों नहीं, जब बीवी इतनी सुंदर हो तो कहीं और देखने का मन ही नहीं करता। ऐसा कहते हुए अर्जुन और उसके पार्टनर्स हंसने लगते हैं। साथ में खड़ी मान्यता भी अर्जुन के कंधे पर हल्का सा मारते हुए हंसने लगती है। अर्जुन और उसका बिजनेस पार्टनर अपनी बातों में लग जाते हैं। मान्यता वहाँ खड़े काफ़ी बोर हो रही थी, तभी एक लड़की मान्यता के सामने खड़ी हो जाती है और वो मान्यता को देखते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल ये कहती है, हेलो मान्यता, कैसी हो आप? मान्यता उस लड़की को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये है कौन, मैंने तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं। वो लड़की आगे कहती है, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं उस दिन तुम्हें उस शॉपिंग मॉल में मिली थी ना। मान्यता को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर स्माइल ये कहती है, ओके। वो लड़की कहती है, चलो हम बैठकर वहाँ बातें करते हैं, तब तक मिस्टर अर्जुन भी वहाँ आ जाएंगे। मान्यता वैसे ही काफ़ी देर से खड़े खड़े बोर हो रही थी, इसलिए वो भी हाँ में सर हिलाती है और उस लड़की के साथ आगे बढ़ जाती है। अर्जुन मान्यता को किसी लड़की के साथ जाते हुए देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं और अपनी नज़रें एकटक मान्यता पर बनाए रखता है। इतने में ही एक वेटर बीच में आ जाता है और मान्यता से टकरा जाता है। वेटर हड़बड़ा के मान्यता से कहता है, सॉरी मैडम, गलती से हो गया। मान्यता अपनी ड्रेस को देखती है जो कि ख़राब हो चुकी थी। वो वेटर से कहती है, इट्स ओके। फिर वो अपने पास खड़ी लड़की से कहती है, 1 मिनट, मैं इसे ज़रा साफ़ करके आती हूँ। ऐसा कहकर मान्यता वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अर्जुन तब से ये सब देख रहा था, तो उस वेटर पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हार्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मान्यता अर्जुन को इशारे से रोक देती है और ना में सिर हिलाते हुए उसे मना करती है। अर्जुन मान्यता को देखता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मान्यता अर्जुन को देखकर इशारे से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ।
अर्जुन ने अपनी पलकें हाँ में झपकाता है। कुछ देर बाद जब अर्जुन देखता है कि मान्यता को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो उसे अब मान्यता की फिक्र होने लगी। वो मान्यता को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम की तरफ जाते हुए जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अर्जुन को अब मन ही मन में घबराहट होने लगी थी। उसे एक अनहोनी की आशंका सताए जा रही थी। वो तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर चला गया और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। अर्जुन वहाँ पर हर एक दरवाजे को खोल खोल कर देखने लगता है, लेकिन उसे मान्यता कहीं नहीं मिलती। अब अर्जुन का डर कहीं ना कहीं सच होने लगा। वो मान्यता को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मान्यता, मान्यता, कहाँ हो तुम? कहीं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तुम? तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? लेकिन अर्जुन को कोई भी जवाब नहीं आता। अर्जुन अब तेजी से बाहर की तरफ आता है और वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए गार्ड से कहता है, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हर जगह तलाशी लो और सीसीटीवी फुटेज निकलवा। अर्जुन जल्दी से उस होटल के मैनेजर से कहता है, मुझे अभी के अभी यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो मैनेजर घबरा जाता है और अर्जुन को अपने साथ आगे की तरफ चलने का इशारा करते हुए उसे कंट्रोल रूम में ले जाता है। अब उस कंट्रोल रूम में अर्जुन के सामने उस समय की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें वह देखता है कि एक लड़की जो मान्यता को अपने साथ ले गई थी, कुछ देर बाद वो लड़की भी वॉशरूम की तरफ जाती है और उसमें कुछ समय बाद वहाँ दो लेडीज़ बुर्के में वापस आती है। अर्जुन फुटेज देखता है तो वो दोनों बुर्के वाली लड़की होटल से बाहर की तरफ चली जाती है। उसके साथ मान्यता थी और उसके कुछ देर बाद ही उसे एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है। ये कोई और नहीं बल्कि एल्विश था। अर्जुन की भौहें आपस में जुड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्विश, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी के साथ अर्जुन बाहर आता है और तेज़ी से होटल से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। दिमाग तो उसका पहले ही घूम चुका था, अब बस उसकी गाड़ी भी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ गाड़ियां लगातार फॉलो करती हुई महसूस हुई। उसने फ्रंट मिरर में से देखा तो दो तीन गाड़ियां सेम कलर की उसे बिल्कुल पीछे चल रही थी, जिनके शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। जहाँ अर्जुन का नाम हो वहाँ उनके दुश्मन का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एल्विश ने सबसे पहले सबकी तैयार की हुई थी और उसे पता था कि अर्जुन हड़बड़ाहट में अकेला ही होटल से बाहर निकल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तभी अर्जुन का खास आदमी जो अर्जुन के कामों को देखता था वो अर्जुन के बाबा के पास आकर बोला, बस आप ठीक तो है ना? अर्जुन के बाबा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो सामने की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, चीज़ जितनी आसान समझ में आ रही है वो इतनी आसान नहीं है। अब इतना तो मैं समझ गया हूँ कि मान्यता के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं, और ये अर्जुन भी पता नहीं अब कहाँ चला गया। उन्होंने अपने सामने खड़े उस जवाब का इंतजार में खड़े सारंग से कहा, सारंग, अर्जुन की जान खतरे में है। मान्यता को टारगेट करके अर्जुन को झुकाने के लिए किया है, तो तुम पता करो अर्जुन कहाँ है। मुझे अर्जुन किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए, और मान्यता भी। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैंने इस एल्विश को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह एक कंपटीटर था, लेकिन अब जब उसने अब मेरे घर पर मेरे बच्चों पर हाथ डाला है तो अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उन्होंने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सारंग ने तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसने किसी को फ़ोन करते हुए कहा, अर्जुन बॉस की लोकेशन जल्द से जल्द निकालो। वह कहाँ है? चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें या मैडम को एक खरोच भी आई तो बॉस किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर सारंग ने कॉल कट किया और जल्दी से फ़ोन को डैशबोर्ड पर सेट किया ताकि उससे अर्जुन की लोकेशन देखने में आसानी हो। सारंग ने अपनी कार की स्पीड फुल की और गाड़ी रोड पर दौड़ने लगा। अर्जुन अपने पीछे लगी हुई गाड़ियों से बचने के लिए अपनी गाड़ी को रोड पर चला नहीं बल्कि उड़ा रहा था, क्योंकि अभी उसके दिमाग में यह बिल्कुल नहीं आ रहा था कि उसे इस गाड़ी चलाने से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, बल्कि उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्यालात आ रहे थे कि जब तक वह मान्यता को ढूंढ कर उस तक पहुंचेगा
तब तक मान्यता को कुछ होना। अर्जुन की कार फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपना फ़ोन निकालकर रिसीव करने की वजह से वो आगे देखा नहीं। उसकी कार किसी आगे से आ रही तेज कार से जो टक्कर हुई। अर्जुन की कार डिसबैलेंस हो गई। तभी दूसरी कार से बाहर आकर एक शख्स थोड़ी कड़क आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी कार कबीर रणवत की कार को टक्कर देने की, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते हुए कबीर सामने की कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी अर्जुन अपनी कार का डोर ओपन कर उसमें से बाहर आया। सामने खड़े उस शख्स का ऑरा भी बहुत खतरनाक था, पर अर्जुन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका तो खुद का ऑरा बहुत भयानक था। सामने खड़े शख्स के चेहरे पर इस वक्त घबराहट और गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। वो भी अर्जुन की तरफ गुस्से से देखते हुए बढ़ा। अभी वहाँ पर दोनों गाड़ी के टकराने की वजह से अर्जुन की कार की हेडलाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, जिस कारण अर्जुन उस शख्स का चेहरा ढंग से देख नहीं पा रहा था। वो शख्स चलकर अर्जुन के पास आया। उस शख्स की कार की फ्लैश लाइट में अर्जुन को सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई देने लगा। वहीं उस शख्स को भी अर्जुन का चेहरा दिखा, पर जैसे ही दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो दोनों ही हैरान हो गए और एकदम से सामने खड़े शख्स से मुँह से निकला, अर्जुन तुम। अर्जुन भी हैरानी से सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोला, कबीर तुम यहाँ। तभी एकदम से दोनों आगे आए और एक दूसरे के गले लगे। कबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अर्जुन तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें कार देखकर चलानी चाहिए था ना, अभी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती थी, बट थैंक गॉड कि हम दोनों अभी सेफ हैं। अर्जुन कबीर की बात सुनकर बोला, हाँ तू सही कह रहा है, पर तू यहाँ कैसे, और तुझे भी तो कार अच्छे से ड्राइव करना चाहिए था ना। खैर वो सब छोड़, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। कबीर यह सुनकर हल्का मुस्कुराया और हाँ, और अभी मैं हनीमून पर आया हूँ। वैसे तूने तो शादी कर ली है, कहाँ है भाभी, दिखा मुझे, क्या तू अकेला आया है। अर्जुन बोला, मेरी मान्यता को किसी ने अभी किडनैप कर लिया है और मैं अभी उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। कबीर ने जब ये सुना तो वो हैरानी से बोला, बट हाउ कैन पॉसिबल, पर ये किसी ने कर कैसे दिया, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। कबीर की कही बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा अब बढ़ते ही जा रहा था। अर्जुन ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लिया। ये देख कबीर अर्जुन के कंधे पर अपने एक हाथ को रखा और उसे शांत रहने का इशारा करते हुए बोला, डोंट वरी, चल अब हम दोनों मिलकर भाभी को ढूंढते हैं, कुछ भी नहीं होगा भाभी को। अर्जुन कार के पास आया, तभी उसे उसकी नज़र फ्रंट सीट पर बैठी नंदनी पर गई। उसे देख अर्जुन समझ गया कि ये कबीर की वाइफ है। वह एक हल्के स्माइल के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं कबीर का दोस्त। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, आप अर्जुन रघुवंशी हो राइट, रघुवंशी इंडस्ट्रीज के सीईओ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यस, आपको कैसे पता। नंदिनी हंसते हुए बोली, आपको भला कौन नहीं जानता। नंदिनी लगातार अर्जुन की तारीफ किए जा रही थी। इस बात से अनजान की एक जोड़ी नीली आंखें नंदिनी को लगातार घूरे ही जा रही थी। अर्जुन नंदिनी से बोला, भाभी आई थिंक कोई है जो इस वक्त जलकर आग बबूला हो रहा है। ये सुनते ही नंदिनी कंफ्यूज भरी नज़रों से अर्जुन की तरफ देखने लगी। तभी अर्जुन ने आंखों से इशारा कबीर की तरफ किया। नंदिनी कबीर को इग्नोर कर अर्जुन की तरफ देखकर बोली, वैसे मैंने सुना है आपने शादी भी कर ली। अर्जुन बस एक वर्ड में बोलता है तभी नंदिनी आगे बोली, तो फिर बताइए ना, कहाँ है आपकी वाइफ। अर्जुन नंदिनी की बात सुन उससे कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर की सर्द आवाज़ नंदिनी और अर्जुन दोनों के कान में गई। आई थिंक अभी हमें मान्यता को ढूंढना होगा, वरना अब हम लेट हो जाएंगे। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कबीर की तरफ देखने लगी। इस वक्त इंडिया में रघुवंशी मेंशन में अविका जी के सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर अविका जी धीरे से बोली, अजय। तभी उन्होंने अपने सामने खड़े शख्स से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी बनवा कर लाती हूँ दाई माँ से। फिर उन्होंने अविका जी के पास आकर उनसे कहा, अविका अरुण का दोस्त है, उससे थोड़ी देर बात करो, पूछो वो यहाँ रुका कहाँ है। अविका जी ने अजय को घूरने के बाद दाई अम्मा को देखा, जैसे उनसे कहना चाह रही हो, दीदी ये शख्स यहाँ बैठने और बात करने के लायक ही नहीं है,
ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने यहाँ आया है। उन्होंने यह सब अपने मन में धीरे से कहा था और वहीं सामने खड़े जी अविका जी के एक्सप्रेशन बिना किसी भाव के देख रहे थे। तभी दाई अम्मा अरुण जी के लिए चाय लेने किचन की ओर चली गई। अविका जी ने पहले देखा कि दाई अम्मा वहाँ से किचन के अंदर चली गई तो वह फट से अजय के एकदम पास गई और उससे कहा, अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? क्यों नहीं पीछा छोड़ देते तुम? मेरा जो धोखा तुमने मुझे दिया था उसके बाद भी मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम हो कि मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। अजय भी थोड़ा नाखुश होते हुए अविका जी से बोले, अविका क्या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं? क्या अरुण से शादी करने के बाद ये सारे मैनर्स भूल गई हो तुम? इनफैक्ट मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बेटे अर्जुन रघुवंशी का बायोलॉजिकल फादर हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरा था जहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मान्यता जो बेहोशी की हालत में थी पहले, अब धीरे धीरे करके उसे होश आने लगा था। तभी उस कमरे में अचानक से लाइट जली और मान्यता धीरे से आंखें खोली। उसने अपने चेहरे को दूसरे साइड झुका लिया और जब कुछ देर में उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो उस पार्टी में उससे मिली थी और उसके साथ में एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, बाल जैसे सेट थे और कान में एक छोटी सी ब्लैक कलर की इयररिंग थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार बैठे, लेकिन मान्यता का दिल तो उसके पास था ही नहीं। उसका दिल तो पहले ही अर्जुन के पास था, तो वह कैसे अपना दिल हारती? लेकिन उसे देखकर सामने खड़ा एल्विस जरूर अपना दिल हार चुका था। उस पर एल्विस ने मान्यता से कहा, वेलकम मिस मान्यता, मैं एल्विस हूँ। तभी मान्यता ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, मैं मिस नहीं मिसेज हूँ, मिसेस मान्यता अर्जुन रघुवंशी। तभी मान्यता की इस एटीट्यूड को देखकर एल्विस मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स आई नो यू, बट अभी से तुम मेरी हो एल्विस मान्यता राजन। तभी मान्यता ने उससे कहा, तुम जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अर्जुन की हूँ, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि अर्जुन मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा। मैं उसकी हूँ, वो ये अच्छी तरह से जानता है। एल्विस मान्यता के करीब आया और उसने अपनी एक उंगली से मान्यता के चेहरे को छूना चाहा। तभी मान्यता ने अपने चेहरे को झटककर उसकी उंगली को खुद से दूर कर दिया। एल्विस ने अपनी उंगली को देखते हुए मान्यता से बोला, आज इस उंगली को तुम्हें छूने से तुम रोक रही हो ना, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने मैं जब अर्जुन को ख़त्म करूँगा और उसके बाद तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए अपना बनाऊँगा। तभी मान्यता ने कहा, अर्जुन को ख़त्म करने के सपने देखना छोड़ दो। अर्जुन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा और अर्जुन की छोड़ो, तुम मेरे हाथ पर खोल कर दिखाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि अर्जुन की वाइफ चीज़ क्या है। उसने वापस से अपनी उंगली को मान्यता के चेहरे की तरफ किया। मान्यता ने फिर से उसकी उंगली को अपने चेहरे से झटकना चाहा, लेकिन तभी एल्विस ने अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से मान्यता के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, बड़ी रौब है तुम में। यह अर्जुन की बीवी बनने से आई है या फिर नेचुरली है तुम्हारी ब्यूटी की तरह? तभी मान्यता ने मुस्कुराते हुए एल्विस से कहा, अभी अभी तो मैंने कहा कि मेरे हाथ पैर खोल कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझ में अर्जुन से क्या क्या आया है। अर्जुन मुझ में कहाँ तक बसा हुआ है? वह सिर्फ मेरी सांसों में ही नहीं, मेरे रूह में भी बसा है। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जिस्म से रूह तक होता है, तो बस अर्जुन मेरे जिस्म से रूह में बसा है। और तुम एक बार मेरे हाथ पैर खोल कर तो देखो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं हूँ क्या। तभी एल्विस ने मान्यता से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे हरा नहीं पाई तो तुम्हें अर्जुन को छोड़कर मेरे पास आना होगा। अगर मंजूर हो तो बोलो। तभी मान्यता ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खोल कर तो देखो, हराना न हराना बाद में देखा जाएगा। मान्यता की बात सुनकर एल्विस ने कहा, अच्छा तो चलो ठीक है, फिर वह भी देख लेते हैं कि कितने अंदर तक अर्जुन तुम में समा चुका है।
ये इतना कहकर एल्विस ने खुद उसे खोला और जैसे ही मान्यता के हाथ खुले उसने एक जोरदार तमाचा एल्विस के गाल पर जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में कबीर बड़े ही तेजी से कार की ओर बढ़ रहा था। वहीं कबीर गुस्से में नंदिनी को घूर रहा था और कार ड्राइव कर रहा था। कार की स्पीड अभी भी तेज थी। नंदिनी भी कबीर को गुस्से से घूर रही थी। उन दोनों के बीच अभी भी बहस ही हो रही थी और अर्जुन उनका बहस देखकर अपनी मान्यता को याद कर रहा था। इस बीच उन दोनों का ध्यान रोड पर नहीं गया। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ कार की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही अर्जुन का ध्यान रोड पर गया। जैसे ही अर्जुन ट्रक को सामने से आते हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, कबीर सामने देख। इतना कहते हुए अर्जुन खुद से ही स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ घुमा दिया और कबीर ने एक झटके में कार को ब्रेक लगा दिया। एक तेज रगड़ के साथ कार दूसरी साइड में जाकर रुकी। तीनों की सांसें फूल चुकी थी। एक पल के लिए वो तीनों ही डर गए थे। अर्जुन कबीर की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अरे मेरे बाप, मुझे अपनी बीवी को ढूंढने जाना है। कबीर अर्जुन को अपनी आंख छोटी कर देखा, जिसे इग्नोर कर अर्जुन बोला, ऐसा कर, तू पीछे जाकर बैठ भाभी के साथ और जितना लड़ना है उतना लड़ ले। कबीर घर कर अर्जुन की तरफ देखा और बोला, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा। अर्जुन भी कबीर को घूर कर देखकर बोला, नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चुपचाप से यहाँ से उठ और बैक सीट पर जाकर बैठ जा। अर्जुन के कहने पर कबीर गुस्से में कार से बाहर आया और तुरंत बैक सीट का डोर ओपन कर जाकर अंदर बैठ गया। अर्जुन उन दोनों को एक बार देखा और फिर अपने सिर को ना में झटका, जैसे मानो कह रहा हो कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। अर्जुन और कबीर दोनों अपनी चील जैसी नज़रों से उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे, जहां पर आसपास बहुत सारे गार्ड्स कड़े पहरे दे रहे थे। ये देखकर कबीर और अर्जुन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ इशारा किए। फिर कबीर नंदिनी की तरफ देखकर बोला, तुम इस कार से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कार से बिल्कुल नहीं निकलना, बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी कबीर की तरफ देखकर मुंह बनाकर बोली, अरे ये क्या बात हुई, मुझे भी तो मान्यता जी को ढूंढना है, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं क्यों बाहर नहीं आऊंगी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तभी अर्जुन ने नंदिनी को समझाते बोला, प्लीज़ भाभी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, अभी वह बहुत कतरा है, हमें भी नहीं पता कि अंदर का माहौल क्या है और कैसा है यहाँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कार के अंदर ही रहें। अर्जुन के इतने पोलाइट वे में समझाने पर नंदिनी तुरंत मान गई। ये देखकर कबीर उसे घूरकर देखा और अपने मन में बोला, वाह, मैं कब से यही समझा रहा था तो नहीं मानी, और अर्जुन ने एक बार समझाया तो मान गई। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ वाइफी। ये कहकर कबीर नंदिनी को घूरते हुए तुरंत कार से बाहर आया और फिर कबीर और अर्जुन दोनों दबे पांव पीछे के रास्ते से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। पीछे के रास्ते में गार्ड्स कम थे, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वही उसके दिल में यह डर था कि कहीं उसकी मान्यता को कुछ हो न गया हो। वहीं कबीर उसकी हालत को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो नंदिनी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था और नंदिनी को खो देने के डर से जो कबीर की हालत हुई थी वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे डर हो गया था कि कहीं नंदिनी को कुछ हो न गया होगा। तो अर्जुन की वाइफ का तो यहाँ किडनैप हुआ था। बाहर अर्जुन को डर लग रहा था कि कहीं उसकी मान्यता के साथ कुछ हो न गया हो। वहीं उस विला के बेसमेंट के अंदर मान्यता सामने खड़ी एल्विस के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ चुकी थी और एल्विस का चेहरा दूसरी तरफ नीचे की तरफ झुक गया। उसके चेहरे और आंखों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने मान्यता को घूरा और एल्विस ने भी मान्यता को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वैसे ही मान्यता ने उसके उस हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को मोड़ते हुए उससे कहा,
औरत हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कमज़ोर हूँ और तुम मुझ पर हाथ उठा सको और मुझे कमज़ोर कर सको, मुझे तोड़ सको, बिल्कुल भी नहीं। मैं औरत हूँ। दूसरी बात, अर्जुन रघुवंशी की वाइफ हूँ, तो तुम्हें यह तो समझ जाना चाहिए कि जितना खतरनाक अर्जुन रघुवंशी है उतनी ही खतरनाक उसकी वाइफ भी हो सकती है। इतना कहकर मान्यता ने एल्विश की कोहनी के पास अपने हाथ को खड़ा करके मारा, जिससे एल्विश को अपने हाथ की हड्डियाँ चटकती हुई महसूस हुई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, जो बाहर खड़े गार्ड्स को मार अंदर जाते हुए अर्जुन और कबीर को भी सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा कि ये आवाज़ किस की तरफ से आ रही है और दोनों और भी फुर्ती से विला के अंदर की तरफ सबको मारते हुए जाने लगे। वहीं विला के बाहर नंदिनी कार में बैठी परेशान हो रही थी। उसे कबीर और अर्जुन दोनों की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी, जिनमें से कुछ लोग ब्लैक सूट पहने बाहर आए और एक आदमी जिसने एक ब्लैक कलर का सूट और सर पर हैट लगाया हुआ था और हाथों में सिगार था, और उसके साथ आदमियों के पास गन्स और राइफल्स थे। उस आदमी ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, जितने भी लोग तुम्हारे सामने आए सबको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ो। मुझे मेरे बच्चे और मेरी बहू सारी सलामत चाहिए और अर्जुन की लोकेशन भी यहीं की बता रही है, तो तुम्हें अर्जुन मिले तो उसे सेव करना, उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो आदमी अपने आदमियों के बीच में चलते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं नंदिनी हैरान थी कि आखिर यह लोग है कौन, क्योंकि उन आदमियों में से किसी ने भी नंदिनी की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई थी। वहीं विला के अंदर एल्विस बुरी तरह से चीखते हुए मान्यता को घूर रहा था। तभी मान्यता ने एक जोरदार किक उसके सीने के पास मारते हुए कहा, मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझ पर रहम खाया, यह सोचकर कि तुम अर्जुन को ख़त्म कर मुझे अपने बिस्तर तक लेकर आओगे, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि मैं तुम्हारे बिस्तर तक जाने से पहले तुम्हारी मौत की सेज सजा दूंगी। मुझे अर्जुन के अलावा कोई और हाथ लगाए उससे पहले मैं उसका हाथ ही तोड़ दूंगी, जैसे अभी मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ा। इतना कहकर मान्यता को ऊपर हवा में उछली और घूमकर उसने एक जोरदार अपने पैर के पंजे से एक रात एल्विस की गर्दन पर मारी, जिससे एल्विस धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर जा गिरा। एल्विस अब पछता रहा था कि क्यों उसने राघव और जानवी की बात सुनकर मान्यता को किडनैप किया और क्यों इतनी लापरवाही से उसके साथ ट्रीट किया। अगर उसे पता होता कि अर्जुन की वाइफ अर्जुन की तरह इतनी खतरनाक है और उसे इतनी अच्छी फाइटिंग आती है कि वह खुद भी उसके सामने टिक नहीं सकता, तो वह पहले ही मान्यता को इतनी छूट नहीं देता। लेकिन अब वह क्या कर सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एल्विस ज़मीन पर मुंह के बल लेटा खुद को ही कोस रहा था। तभी उसने देखा कि मान्यता दरवाजे की तरफ बढ़ रही है, तो एल्विस ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी उस होटल से इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर लिया गया, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले और तुम्हारे अपने ही मुझे तुम तक पहुंचाने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन अपने आसपास रहने वाले लोगों से सेफ है? बिल्कुल नहीं। उसे मारकर उसकी जगह लेने के लिए बहुत कोई है, खासकर उसके ही साथ रहने वाले राघव और जानवी। जैसे ही मान्यता ने राघव और जानवी का नाम सुना कि वह दोनों ही अर्जुन को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हैं, तो मान्यता के जाते हुए कदम बिल्कुल ठिठक गए, क्योंकि वह पहले एल्विस की बातें ना सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एल्विस तो बस बकवास कर रहा है। लेकिन जैसे ही राघव और जानवी का नाम आया, मान्यता वापस से तेज कदमों से एल्विस के पास आई और नीचे बैठते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मुझे वापस से अपनी जाल में फंसाकर तुम कोई नया चाल चल रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। वहीं बाहर अर्जुन और कबीर सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी ने उन्होंने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग उनकी तरफ गार्ड को मारते हुए आगे की ओर आ रहे हैं। तभी उसने बीच में चलते हुए आदमी को पहचाना और उनकी तरफ भागते हुए आ गया। बाबा, आप यहाँ? तभी वहाँ जिन्होंने हैट पहन रखा था वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के बाबा था। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे मुसीबत में हैं और मैं चुपचाप कैसे ही बैठ सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे आदमियों को लाकर मान्यता की लोकेशन का पता लगाने के लिए कहा।
अर्जुन, कबीर और अब अर्जुन के बाबा तीनों विला के अंदर जाने लगे। तभी उनके सामने खड़े लोगों ने उनके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहा, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। तभी अर्जुन के बाबा ने अपने हाथ में राइफल लेते हुए कहा, हम इतने सारे हैं, हमें 1 या 2 गोली लगेगी, लेकिन जब तक तुम्हारी पूरी बॉडी पूरी तरह से छलनी हो जाएगी, या तो यहाँ से चुपचाप जिंदा चले जाओ, या फिर तुम्हें मारने के बाद हम तुम्हारी लाश को लात मारने के बाद ही अंदर जाएंगे। इतना कहकर ते ही उस गार्ड ने अपने आगे खड़े उन आदमियों को देखा जिनके हाथ में राइफल्स और गन्स थे। तभी वह आदमी अपनी गन्स को नीचे फेंक उनकी साइड से निकल कर जाने लगा, लेकिन तभी अर्जुन के बाबा ने बिना पीछे मुड़े उस आदमी के सर पर निशाना लगाया और उसे शूट करते हुए कहा, मालूम है ये कल को अपने बॉस से मिलकर हमें मारने की साजिश ही करेगा, इसलिए इसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इतना कर सब आगे बढ़ने लगे और सब जगह वो लोग मान्यता को ढूंढने लगे। वहीं एल्विश ने मान्यता से कहा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन कोई मामूली आदमी है? नहीं, अर्जुन अंडरवर्ल्ड का किंग है। वह अंडरवर्ल्ड में डिसीजंस लेने वाला किंग है। उसकी मर्जी के बिना अंडरवर्ल्ड में कोई भी एक उंगली तक हिला नहीं सकता। और यहाँ आना उसका कोई हनीमून का प्लान नहीं, बल्कि यहाँ गर्ल्स ट्रैफिकिंग और गन्स की असाइनमेंट की डील होने वाली थी, जिस वजह से अर्जुन तुम्हें यहाँ लेकर आया, ताकि वह यहाँ अपना काम भी कर सके और तुम्हें लगे कि वह तुम्हारे साथ यहाँ हनीमून मनाने आया है। ये सब कहते हुए एल्विस अपना लेफ्ट हैंड को अपने पैंट की पॉकेट से गन निकाल कर वो मान्यता को शूट कर सके, क्योंकि वह जान गया था कि अब वह मान्यता को ऐसे ही हरा नहीं सकता। वहीं मान्यता अर्जुन का यह सब जानकर कि वह अर्जुन अंडरवर्ल्ड का डॉन है, माफिया किंग है, वह तो हैरान थी और उसका दिमाग सिर्फ इन्हीं बातों पर चल रहा था, न कि उसकी नज़रें एल्विस की हरकतों पर थी। अर्जुन, कबीर और अर्जुन के बाबा जो पूरा विला ढूंढ चुके थे, लेकिन उन्हें मान्यता का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो अर्जुन ने कहा, आखिर मान्यता जा कहाँ सकती है? तभी कबीर ने कहा, यहाँ कोई बेसमेंट हो सकता है। कबीर के इतना कहते ही वो सब लोग मिलकर बेसमेंट ढूंढने लगे। तभी उस बेसमेंट का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला और अर्जुन, कबीर और अर्जुन के बाबा तीनों ही अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मुंह के बल नीचे गिरा हुआ है और मान्यता उसके सामने बैठी हुई है। तभी अर्जुन ने मान्यता को आवाज़ देते हुए कहा, मान्यता तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही मान्यता ने अर्जुन की आवाज़ सुनी, उसने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर अर्जुन को दिखा, जिससे अर्जुन की नज़रें उसकी नज़रों से जा मिली और वह अपनी जगह से उठकर भागकर आकर अर्जुन के सीने से लगते हुए बोली, हाँ अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन ने मान्यता को अपने सीने में भेजते हुए कहा, थैंक गॉड मान्यता कि तुम बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या ही कर जाता। तभी मान्यता अर्जुन से अलग हुई और उसे एल्विस की तरफ देखते हुए कहा, यह मुझे यहाँ पर उठाकर लेकर आया था और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। वह अर्जुन की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर उसने एल्विस की तरफ देखकर जैसे कुछ बोलना चाहा तो उसने देखा कि एल्विस ने अर्जुन को गन पॉइंट पर किया और उसे गोली मारना चाहा, लेकिन तभी मान्यता ने अर्जुन को धक्का दिया और एक गोली जाकर मान्यता के कंधे पर लगी और मान्यता की चीख निकल गई। वह नीचे गिरती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। मान्यता और अर्जुन के बाबा ने एल्विस को शूट कर दिया। मान्यता अर्जुन की बाहों में झूल गई। मान्यता अर्जुन को ऐसे देख बुरी तरह से घबरा गया। उसने कसकर अपनी बाहों में मान्यता को जकड़ लिया। वो मान्यता के गालों को थपथपाते हुए बोला, मान्यता अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मान्यता तुम अपनी आंखें खोलो। मान्यता हल्का सा अपनी आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखकर अपनी कांपती आवाज़ में बोली, अर्जुन आप ठीक तो हो ना? इतना बोलकर मान्यता ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अर्जुन कुछ बेचैन हो उठा। वो बस मान्यता को आवाज़ लगाते ही रहा, पर मान्यता अब कुछ बोल ही नहीं रही थी। ये सब देखकर कबीर अर्जुन से बोला, अब तू यहाँ खड़े खड़े क्या ही कर रहा है? तू भाभी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जा। अर्जुन के बाबा भी अर्जुन को बोले, हाँ बेटा, जल्दी से बहू को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
अर्जुन की तो एक पल के लिए माइंड ही ब्लैंक हो गया था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब कबीर और बाबा की आवाज़ अर्जुन ने सुना तो वह जल्दी से मान्यता को अपनी गोद में उठाया और तेज़ी से भागते हुए वहाँ से चला गया। वहीं कबीर भी अर्जुन के पीछे बाहर की तरफ जाने लगा। एल्विस, जो कि अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो ये देख हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अर्जुन रघुवंशी, तेरी बीवी अब नहीं बचने वाली। वो अब मम्मा। एल्विस इतना ही बोल पाया था कि उसी समय एक गोली उसके सिर को छेदते हुए पार हो गई। वहाँ से जाते हुए कबीर ने एल्विस पर गोली चला दी। कबीर गन को साइड में फेंका और बाहर चला गया। अर्जुन के बाबा अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोले, इन सभी का काम तमाम हो जाना चाहिए और यहाँ से निकलने के बाद इस पूरे जगह को आग लगा देना, ताकि ये सब इसी आग में तड़प तड़प कर मर जाए। इतना कहकर अर्जुन के बाबा भी तेजी से वहाँ से निकल गए। वहीं अर्जुन भागते हुए बाहर आया और कार की तरफ बढ़ गया। नंदिनी, जो कि कार में ही बैठी थी, वो जैसे ही सबको आते हुए देखी तो वो खुश हो गई। पर जैसे ही नंदिनी ने अर्जुन की गोद में मान्यता को देखा तो वो घबरा गई। मान्यता का हाथ नीचे झूल रहा था और उसकी आंखें बंद हो गई थी। कबीर जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया तो अर्जुन मान्यता को अपनी गोद में लिए कार में बैठ गया। मान्यता का सर नंदिनी की गोद में था। नंदिनी ये देखकर बुरी तरह से घबरा गई और बोली, क्या हुआ है मान्यता जी क्या हुआ है आपको? अपनी आंखें तो खोलो। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।